हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्क। ठीक है, क्लास 7 जियोग्राफी में उम्मीद है आपने बाकी सभी चैप्टर्स देख लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो बेटा बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर को करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर। देखो बेटा, इसमें जो पहली जो चीज़ है आपको ये समझनी पड़ेगी। ये जो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वर्ड है टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? टेरेरियम एक तरह का एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है। मतलब एक हम ऐसा सिचुएशन बेटा जी तैयार करते हैं जिसमें हम पौधे को ग्रो करते हैं और पौधे को ग्रो करने में जो वाटर ऊपर जाता है वो फिर से कंडेंस होकर नीचे आती है। इस चीज को जरा यहाँ पर देखो। इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग द स्मॉल हाउस प्लांट। जैसे कि ये आप एक टेरेरियम बना सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो डब्बा है, इस डब्बे में क्या किया गया कि नीचे में यहाँ पे मिट्टी डाल दी गई है और फिर इसमें थोड़े से प्लांट, बड़े साइज के और छोटे मोटे साइज के प्लांट डाल दिए गए, ऊपर से बंद है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो और यहाँ पर ना पानी वगैरह आपने डाल दिया है, तो ये जो पानी है ये एब्जॉर्ब करेंगे वाटर, जो प्लांट आपने लगा रखे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जब पानी ऊपर जाएंगे तो ये पानी इवेपरेट भी करेंगे और इवेपरेट होने के बाद वो कंडेंस हो जाएंगे और वापस वो बूंदों के रूप में वो पानी नीचे गिरेगा। इसी तरीके से हमारी प्लेनेट भी है, इसी तरीके से हमारा प्लेनेट भी है। आप इस डायग्राम को यहाँ पे देखो बेटा जी। इस डायग्राम में क्या है, जैसे कि जो वाटर का सोर्स है, जैसे कि मान लो ये जो वाटर का सोर्स है, ये रिवर हो सकता है, ये ओशियन हो सकता है, ये पॉन्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से पानी क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा। पानी यहाँ से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेशन होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें पानी वेपर बन के उड़ जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन होने के बाद जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा, वेपर ऊपर जाएंगे, जो टेम्परेचर है वो कम होता है। आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, टेम्परेचर घटता है और टेम्परेचर घटने से क्या होगा? जो पानी वेपर के रूप में ऊपर गई है ना बच्चों, वो कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया। और कंडेंसेशन के बाद वो बूंदे आपस में जुड़ती चली जाती है, छोटी 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 बूंदे होती है, वो आपस में जुड़ के बड़ी साइज की हो जाती है। और जब एक सफिशिएंट साइज होने के बाद वो थोड़ी हैवी हो जाती है तो भड़बड़ा के नीचे गिरने लग जाती है। उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन। तो रेन प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है। इसके अलावा जैसे स्नो हो गया, जैसे स्लीट हो गया, ये सब चीजें भी होती है। अब वो प्रेसिपिटेशन हुई, बारिश हुई, बारिश इधर उधर कहीं ना कहीं पड़ी, तो पानी जो टगर के पानी कुल मिला के फाइनली उसी वाटर रिजर्वायर में चली जाएगी। तो कुल मिला के ये क्या हुआ? ये वाटर का साइकिल हुआ, चलते रहता है चलते रहता है। इसकी वजह से बच्चों पानी की जो अमाउंट है अर्थ पे वो हमेशा बराबर बनी रहती है। ना पानी कम होता है ना पानी ज्यादा होता है, क्योंकि जो पानी ऊपर गया वही पानी फिर नीचे आ गया। इसी को तो अपन क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। तो पहले हुआ इवेपोरेशन, पहले क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, फिर उसका कंडेंसेशन हुआ और फिर प्रेसिपिटेशन, मतलब रेन हो गई। ठीक है, ये देखो बादल वादल यहाँ पे बना के दिखा रखा है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बेटा जी। आगे देखो। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट सीज, लेक्स वगैरह दिखा रखे। इसको चलो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी जगह पे, क्योंकि ये इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक मिनट देखो बेटा, एक मिनट होल्ड करो आप लोग। ओके, एक मिनट रुको बस। शायद आपको दिख रहा होगा। ओके, हाँ जी बेटा। देखो बेटा, जो टोटल कॉन्टिनेंट्स होते हैं वर्ल्ड में, 5 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। दूसरे नंबर पे कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। और 5वें नंबर पे बच्चों जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पूरी दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट सीज, लेक्स एंड रिवर बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जो अफ्रीका है,
देखो अफ्रीका में जो जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो कौन सी है, एक तो नाइल नदी है। देखो आपको सिर्फ ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, मेन मेन। ध्यान से देखो बेटा, अफ्रीका में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट नदी है वो नील नदी है, नाइल नदी है। यहाँ पे एक कंट्री है इजिप्ट। उसके बाद अफ्रीका में दूसरी नदी है, एक नाइजर रिवर है और एक कॉन्गो रिवर है। ठीक है, तो अफ्रीका में 3 रिवर होगी, हालांकि एक रिवर और दे रखा है, तो ऑरेंज रिवर। तो अफ्रीका में 4 नदियां हो गई, नाइल, नाइजर, कॉन्गो, ऑरेंज। नाइल, नाइजर, कॉन्गो, नीचे में ऑरेंज। उसके बाद देखो ये आ जाओ, ये है आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे बेटा एक नदी है, इस नदी का नाम है मिसिसिपी रिवर। इस नदी का नाम क्या है, मिसिसिपी रिवर। ये बर्ड फूड डेल्टा का निर्माण करती है यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। ये देखो ये है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में सबसे फेमस नदी अमेजोन रिवर ही है। ठीक है, अमेजोन रिवर, ये आपने नाम भी सुना होगा बेटा, तो अमेजोन रिवर। यूरोप में कौन सी रिवर है? अच्छा बेटा एक सेकेंड, ये जो है एशिया जो है, एक्चुअली यूरोप 6ठे नंबर पे आएगा और फिर ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो मे भी ये पैटर्न जो है आप एक बार गूगल कर लेना या फिर आप देख लेना इसको, और ये आपसे पूछा नहीं जाएगा इस चैप्टर में। देखो यूरोप में जो रिवर है, एक रिवर है ये दन्यूब रिवर। यूरोप में जो सबसे जो बड़ी रिवर है ये दन्यूब रिवर, टोटल 10 कंट्रीज से ये निकलती है। उसके बाद आ जाओ बेटा अपने एशिया में आ जाओ। एशिया में भी इंडिया में 2 सबसे बड़ी नदी, एक गंगा रिवर और एक ब्रह्मपुत्रा रिवर। 2 रिवर हो गई। चाइना में एक रिवर है हुआंग हे रिवर। चाइना में कौन सी रिवर है, हुआंग हे रिवर। और डार्लिंग रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी रिवर है बेटा, डार्लिंग रिवर। कौन सी रिवर, डार्लिंग रिवर। तो ये रिवर होगी टोटल। देखो दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर में, हालांकि रिवर तो बहुत सारी है, इंडिया में ही 1000 से ज्यादा रिवर है, लेकिन हम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नदियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 के नाम आपको याद रहे बहुत हो जाएगा। आज बेटा जो इंपॉर्टेंट सीज है दुनिया के, उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सीज मतलब सागर। देखो बेटा जो नॉर्थ अमेरिका है या फिर यूएसए और कनाडा जो वाला जो रीजन है, इसमें आपको 3 बड़ी देखो एक ये देखो लेक सुपीरियर और लेक हुरन, ये 2 बड़ी लेक है। उसके बाद देखो ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक, ये 2 जो लेक है वो कनाडा में है। लेक सुपीरियर और लेक हुरन ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे प्रेजेंट है बेटा। उसके बाद देखो एक लेक है लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और ये सब आपको उतना याद करने की कोई खास जरूरत नहीं, 1-2 रिवर याद हो जाए बहुत है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक कैस्पियन सी है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा, कैस्पियन सी है। देखो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी टर्की के ऊपर है। ये देखो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर अफ्रीका और यूरोप के बीच में पड़ता है ये। बाकी फिर अरेबियन सी, बहुत सारे लेक्स है, तो उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कोरल सी है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना। देखो यहाँ पे ये चाइना है, चाइना के ईस्ट में है तो इसको ईस्ट चाइना सी, चाइना के नीचे साउथ में तो साउथ चाइना सी, ये सब इनके नाम है। ये हो गया इंडिया में अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल। चलते बेटा आगे, हम मेन बुक पे आते हैं वापस। तो ये आपको मैंने समझाया बेटा। देखो जो सीज है या फिर जो बच्चे ओशियन है, ओशियन का जो पानी है ये खारा पानी होता है, सलाइन वाटर होता है। सलाइन इसलिए उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होने का कारण है इनके अंदर में सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड ये वही नमक है जो हम लोग एज अ कॉमन सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, ये वही नमक है। अब बच्चे जरा हम सैलिनिटी के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। सैलिनिटी बेटा पानी में मौजूद सॉल्ट की मात्रा को कहते हैं। अगर बेटा आप 1 लीटर वाटर ले लो, या फिर आप ऐसे करो, आप 1000 ग्राम ऑफ वाटर लो या फिर 1 kg ऑफ वाटर लो, इसके अंदर में कुछ x ग्राम ऑफ सॉल्ट होगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड होगा।
ये जो x ग्राम है ना, इसी चीज को कहते हैं बेटा सैलिनिटी। इसी चीज को क्या कहते हैं? सैलिनिटी। अभी दुनिया में जो जितने भी ओशियन है, वो जो उनका जो एवरेज सैलिनिटी है वो 35 का है। मतलब आप 1000 ग्राम पानी लो और उसको बॉयल करो। बॉयल करने के बाद आपको जो नमक मिलेगा वो लगभग 35 ग्राम या 35 ग्राम मिलेगा। आपने एक लेक का नाम सुना होगा, डेड सी का नाम, और सॉरी एक सी का नाम सुना होगा, डेड सी। डेड सी में लोग डूबते नहीं, लोग तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि डेड सी का जो सैलिनिटी है वो 340 है। ये इजराइल के पास पड़ता है, ठीक है, डेड सी। तो 340 ग्राम इसका सैलिनिटी है। तो ये उतना ज्यादा डेंस बना देता है पानी को कि आप इस तरीके से उस पर लेट जाओ ना, उस पे डेड सी में, तो आप डूबोगे नहीं, आप उस पर फ्लोट करोगे, तैरोगे। आइए बेटा देखो, हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ पे पानी तो बहुत है। अगर अर्थ को बेटा अगर डिवाइड करूं मैं, तो अर्थ के 29% हिस्से पे लैंड है और जो 71% है ये बेटा वाटर है। ये वाटर है। तो अगर वैसे कंपेयर किया जाए तो पानी बहुत ज्यादा और लैंड बहुत कम है। लगभग बेटा 1/3 का, मतलब 3 टाइम्स का रेशियो है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जितना भी पानी है ना, ये पीने लायक नहीं है। आओ जरा देखते, अभी अभी हमने पढ़ा ना सैलिनिटी, ओशियन वाटर की सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। आप मैं इसको नहीं पी सकते हो, अगर पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो इसलिए इसको नहीं पी सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि ऐसा क्या है। मतलब ये देखो, जो टोटल पानी है ना अर्थ पे, उसमें से 97%, भाई साहब बहुत ज्यादा होता है बेटा, ये 97% पानी वो कहाँ है? ओशियन में पड़ा हुआ है। 97.3% वाटर। ये बहुत ज्यादा, मतलब आपके पास अगर 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर में से तो 97.3 लीटर पानी ये ओशियन में पड़ा हुआ है। उसके बाद आइस कैप, ये ग्लेशियर्स को कहते हैं आइस कैप। तो आइस कैप में 2% पड़ा हुआ है। तो बेटा 2% ये भी जोड़ दो तो टोटल हो गए 99.3% पानी। ग्लेशियर पता है ये कौन से ग्लेशियर है? जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, तो वो पूरा का पूरा बर्फ है। आर्कटिक कंप्लीटली बर्फ है, वो तो यूज कर नहीं सकता इंसान। तो 99.3% पानी तो गया साफ। अब आते थोड़ा सा आगे। ये बेटा देखो, ये कुछ ग्राउंड वाटर है, कुछ फ्रेश वाटर लेक दुनिया में पाई जाती है। जैसे मैंने अभी लेक सुपीरियर बताया, लेक हुरन बताया, लेक विक्टोरिया एक नाम लिया मैंने, तो ये सब। उसके बाद देखो इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक। अच्छा, ये पानी भी पीने का नहीं हो सकता। एटमॉस्फेयर में जो पानी है यार, उसको कैसे पियोगे तुम? ये भी नहीं पी सकते हो। तो बचा क्या? ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक और रिवर वाटर। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं बेटा अगर मैं इन तीनों को जोड़ भी दूं तो ध्यान देना कितना होता है, 0.68। देखते रहना, 0.009, और ये वाला देखो 0.0001, मतलब 1986। मतलब 100 लीटर पानी में से, 100 लीटर समझते हो कितना होता है? आपके घर के छत पर पानी की टंकी होगी, वो 500 लीटर का होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वो 500 लीटर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलते कि सारा पानी 500 लीटर, तो 500 लीटर में से, 500 लीटर में से पीने लायक पानी पता है कितना है? पीने लायक पानी जो है उसमें से सिर्फ 3.5 लीटर पानी। देखो बेटा, 500 लीटर में से सिर्फ 3.5 लीटर पानी वो है जो आप कंज्यूम कर सकते हो और पी सकते हो, तो कितना कम है। और इसमें से भी कुछ पानी वो है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पानी कोई पीता है? ग्राउंड वाटर पानी से सिर्फ कपड़े धोए जा सकते हैं, गमलों में पानी दिए जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप नहा सकते हो। यूजुअली लोग नहाते भी नहीं है। तो 68 तो हटा ही दो। तो अब 3.5 वो जो 3.5 लीटर पानी था, उसमें से पता है कितना हटा दो आप? उसमें से 3.2 लीटर हटा दो। मतलब 500 लीटर में से
500 लीटर में से मेरे पास ऐसी कोई छोटी बोतल यहाँ पर है नहीं, आप मान के चलो कि 500 लीटर में से ये एक छोटी सी ये इंक की डब्बी है 25 से 30 ml, सिर्फ ये इतना भर लो, आप ये पी सकते हो। तो दुनिया में पानी की बच्चों बहुत कमी, पानी की बहुत कमी है, और ओशियन वाटर हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बॉडी को डैमेज करेगा, आपकी डेथ हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए इतनी ज़्यादा स्कार्सिटी है। इंडिया में ही पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है। पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में। यहाँ पे बेटा एक यहाँ पर दिखा रखा हल्का सा, ये देखो जरा, 9 स्पून टोटल आइस कैप को अगर है तो इसमें से जो ग्राउंड वाटर वो कितना है, सिर्फ 2 स्पून है। आइस कैप का पानी हम यूजुअली पी नहीं सकते, ग्राउंड वाटर का पानी यूजुअली हम पी नहीं सकते। आधा स्पून फ्रेश वाटर लेके ये हो सकता है, और 1 ड्रॉप रिवर में है तो बहुत कम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। ये सब आप आंसर लिखने में आपके काम आएगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, ओशियन सर्कुलेशन को पढ़ते बेटा। ओशियन सर्कुलेशन कि भाई पानी जो है मूव कैसे करता है। आपने ओशियन वगैरह देखा होगा, या फिर फिल्मों में देखा होगा, या किसी भी यूट्यूब के वीडियो में देखा होगा। तो पानी ऐसे लहराती है, पानी ऐसे लहराती है। कभी सोचा है कि ये पानी कैसे लहराती है? पानी बेटा जब जैसे पानी शांत पड़ी तो हवा चल रही है, हवा चलने से मान लो कि ये वाटर का सरफेस है, मान लो कि ये वाटर का सरफेस है, तो हवा जब चलती है तो हवा इससे रगड़ खाती है, और जब हवा पानी से रगड़ खाएगी तो ये पानी को थोड़ा उधर की तरफ में मूव कर पाएगी। इसकी वजह से वेव्स बनती है। हवा जितनी तेज चलेगी वेव्स उतनी ज्यादा बनेगी। ये तो हुआ एक रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले जरा एनसीईआरटी देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है। सबसे पहले तो एक डेट आपको याद रखना है कि 22 मार्च को बेटा इक्विनॉक्स भी होता है। इक्विनॉक्स वो होता है कि जब जो सन जो है डायरेक्ट इक्वेटोरियल पे पड़े। तो हालांकि ये अभी टॉपिक नहीं है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ये जरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो ये सब आपको उतना जरूरी नहीं है। द मूवमेंट, हाँ यहाँ पर द मूवमेंट दैट अकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, देखो एक तो हो गया वेव मूवमेंट को, एक तो वेव और एक टाइड और एक करंट। बेटा ये तीनों ही टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा बहुत तो आपको समझा दिया। ये देखो यहाँ पर ये वाला है ना, वो रगड़ खाने वाला, या फ्रिक्शन या कोलिजन, तो ये सब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखा रखा है पैसिफिक ओशियन। दुनिया में टोटल 5 ओशियंस है ना। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, दूसरे नंबर पे है बेटा अटलांटिक ओशियन, तीसरे नंबर पे है आपका ये इंडियन ओशियन, चौथे पर है सदर्न ओशियन, 5वें नंबर पे है आर्कटिक ओशियन। पहला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वेव। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वेव। बड़े ध्यान से समझना बेटा। वेव बनते कैसे हैं, तो बनने का फेनोमेना मैंने समझा दिया। बाकी आपके नोट्स के लिए यहाँ पर देखो, waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger is the wave becomes. वही जो आपको वेव बनते कैसे हैं, नोट्स लिखने के लिए आप यहाँ से आप पॉइंट मेंशन करते, मैं आपको मार्क भी करवाते जा रहा हूँ, या तो आप एनसीईआरटी में मार्क करते जाओ या फिर आप लिख लेना बाद में। चलो देखो, वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो। When you are playing through ball on the beach, what happen in fun watch, देखो यहाँ पर, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves। वही है ना, पहले ऊपर उठी फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये क्या बनती है? वेव बनती है। आपने देखा भी होगा एक आध बार, ये वेव बनती है। देखो जब स्ट्रॉन्ग होता है, वही विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तेज हवा चल रही है एकदम भयंकर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो ये जो राइज एंड फॉल है बेटा, ये बहुत ऊपर और बहुत नीचे जाएंगे, बहुत ऊपर और बहुत नीचे जाएंगे। इसी चीज को कहते हैं सुनामी, इसी चीज को कहते हैं सुनामी। और 2 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में ऐसा भयानक सुनामी आया था कि मतलब बहुत तबाही हुई थी बेटा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सुनामी जो होता है एक जापानीज वर्ड है,
सुनामी जो होता है जापानीज वर्ड है, इसमें दो वर्ड है बेटा, एक सू है और प्लस नामी है। सू नामी, सू का मतलब होता है बेटा हार्बर, सू का मतलब होता है हार्बर या फिर पोर्ट, और नामी का मतलब होता है वेव। तो पोर्ट या फिर हार्बर की तरफ आने वाले वेव को सुनामी वेव कहते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है। ध्यान देना बेटा, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स, दीज मे कॉज ट्रिमेंडस, ये सबसे पहले तो ये लाइन आपको लिखनी है, दीज वेव मे बी ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्टिव एंड अर्थक्वेक। अब देखो सुनामी कैसे कैसे आ सकता है ना, कॉजेज। तो कॉजेज जब लिखोगे, कॉजेज में देखो दो तीन बातें याद रखना। एक तो अर्थक्वेक से सुनामी आ सकती है, क्योंकि बेटा सुनामी इस अर्थक्वेक से पूरी की पूरी जो क्रस्ट वो हिल जाती है, और अगर ये मान के चलो ओशियन में अगर आती है तो ओशियन बॉटम हिल गया, और बॉटम पे कितना सारा पानी वो सारा हिल जाएगा, उसकी वजह से ह्यूज वेव्स बनेंगी। वॉल्केनिक इरप्शन, मान लो कि समुद्र के नीचे अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो आपको पता होगा कि वॉल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आते हैं, और अर्थक्वेक के आने से बहुत भयंकर भयंकर सुनामी आएंगे बेटा। और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, अंडर वाटर आपको मालूम है कि ओशियन में भी माउंटेन्स होते हैं, पता है? नहीं पता तो पता कर लो। ओशियन के अंदर बेटा मतलब पानी के नीचे, मान लो कि ये बॉटम है, तो बेटा इसमें भी ऐसे ऐसे होते हैं ये पहाड़, और इसमें भी लैंडस्लाइड होगा। और लैंडस्लाइड मान लो यहाँ का पूरा टूट के, यहाँ का पूरा टूट के नीचे गिर गया, तो यहाँ का पानी डिस्टर्ब होगा, इसकी वजह से वेव्स जनरेट होती है। और एक और बात देखो, अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी, और इस टाइडल वेव को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। बहुत लंबी लंबी होती है ना ये, दैट मे बी हाई एज, हाई कितना हो सकता है बेटा? 15 मीटर तक हाइट हो सकता है, 15 मीटर तक ऊंचा। 15 मीटर बहुत ऊंचा होता है, मतलब 10 मंजिला, मतलब 7-8 मंजिल बिल्डिंग के बराबर। अब देखो, अगर दुनिया के सबसे लार्जेस्ट सुनामी की बात की जाए जो कि आज तक में आए हैं, द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर। समझ रहे हो? मतलब 80-90 मीटर की बिल्डिंग अगर आपने कभी देखी हो, अगर आपने बड़े बड़े शहरों में अगर आपने देखी हो, 80 से 90 मंजिल ऊंचे बिल्डिंग्स, इतने ऊपर पानी को चला जाना, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सुनामी अभी तक आई है। लेकिन एवरेज जो साइज होता है वो 15 मीटर तक होता है। These wave travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये जो सुनामी वेव होती है, इनकी स्पीड देखो बेटा, चौंकाने वाली, 700 किलोमीटर पर आवर। द सुनामी ऑफ 2004 वही इंडिया वाला, कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। द इंदिरा पॉइंट, जो बेटा जो इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट होता था, इंडिया का मैप अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरीके का, मान लो थोड़ा सा मैं ऐसा, और यहाँ पर अंडमान निकोबार है ऐसे, तो यहाँ पर जो पॉइंट है एक सबसे लास्ट पॉइंट को इंदिरा पॉइंट नाम था इसका, मतलब है अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये वाला जो चीज है इंदिरा पॉइंट, ये लैंड होता था यहाँ पर, और ये सिंक हो गया बेटा, ये डूब गया हमेशा के लिए। लिखा हुआ है ना, इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी, और ये डूब गया है ना, अभी ये पानी के नीचे है। ये 2 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसमें ये डूबा था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा इस सुनामी की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखो सुनामी जो है हार्बर वेव्स को कहते हैं, और ओशियन इन द, देखो 26 दिसंबर, नॉट 2 दिसंबर, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी इंडियन ओशन में आया था। देखो इसका जो मेन जो अर्थक्वेक जो आया था जिसकी वजह से ये सुनामी बनी थी, वो द वेव वाज रिजल्ट इन द अर्थक्वेक हैड द एपिसेंटर। देखो एपिसेंटर मतलब मैंने क्या बताया था, अगर तुम मेरे सारी वीडियो अगर देख चुके हो तो आपको जरूर पता होगा। देखो बेटा ये मान लो कि अर्थ सरफेस है, और जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन हुई है ना, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, यहाँ से अर्थक्वेक बनी है। और जहां पे इसके बिल्कुल ठीक ऊपर आ जाओ धरती पर, इस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एपिसेंटर। तो जो एपिसेंटर है ये कहाँ था? ये वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा जो है ये इंडोनेशिया में है।
सुमात्रा एक पूरा का पूरा आइलैंड होता है और ये इंडोनेशिया का पार्ट है बेटा, इंडिया के साउथ में। और इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड देखो 9, इतना भयानक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, इतना भयानक है ऑन द रिक्टर स्केल। एज द इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट, जो बर्मा प्लेट है, मान लो इधर ये वाला जो प्लेट है ये बर्मा प्लेट है और ये प्लेट है इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे सबमर्ज हो गया बेटा, उसके नीचे घुस गया, उसके नीचे घुस गया। इससे क्या हुआ, बहुत सारा जो वाटर है वो डिस्प्लेस हुआ और इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बर्मा प्लेट, इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक, द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड अबाउट 10 से लेके 20 मीटर तक ये घुस गया अंदर। 10 से लेके 20 मीटर बहुत बड़ा होता है ये, 10 मीटर समझ लो बहुत ज्यादा होता है। And tilted downwardly direction, a huge mass of ocean water flow till ये being created the displacement, this marked the withdrawal of the water mass from the, मतलब उसके बाद जो चीजें हुई वो सब होती गई। उसके बाद सुनामी जो बनी थी उसका जो स्पीड था वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये सुनामी वेव चली थी। Some of the island of the India, the Indira point of in the Andaman Nicobar Island that marked in the southernmost, ये southernmost point होता था इंडिया का लैंड वाला, and got completely submerged as the wave moved from the earthquake epicenter from the Sumatra, सुमात्रा में इसका एपिसेंटर था, towards the Andaman Island and Sri Lanka. The wave length decreases with decreasing the depth of the water. The travel, देखो क्या होता है ना कि देखो एक चीज मैं समझाता हूँ आपको, ये आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा जरा देखो। फिर भी मान लो कि ये ओशियन है, मान लो कि ये ओशियन है, यहाँ पर सुनामी बनी है, यहाँ पर क्या बनी है, सुनामी बनी है। अब सुनामी की वेव बनेगी ऐसे, ये देखो सुनामी की वेव ऐसे। तो क्या होता है कि जब ये सतह को जब हिट करने वाला होता है, सुनामी की वेव इस तरीके से मर्ज करती चली जाती है ऐसे ऐसे, मतलब ये उठती चली जाएगी क्योंकि आगे तो वेव बढ़ नहीं सकता, तो ये कुछ ऐसा 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 ऐसा। अब समझ लो इतना सारा पानी एक साथ फिर नीचे गिरता है, तो सुनामी ऐसे ट्रेवल करती है, तो इसकी स्पीड घटेगी, इसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। यहां पे देखना, द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्नमोस्ट, ये हो गया। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra toward the Andaman Island, Sri Lanka, the wavelength decreases with decrease in depth of water. The travel speed also decline. तो जैसे वेवलेंथ घटी तो वेव मर्ज होने लग गए, इसकी स्पीड घट गई, और स्पीड घट गई, वेवलेंथ घट गई, सब चीज घट गया। टू लेस देन 7, इसकी स्पीड 700 से 900 किलोमीटर पहले थी, जो कि बाद में 70 किलोमीटर पर आवर रह गई। सुनामी ट्रेवल अप टू द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डेप्थ तक, मतलब जैसे कोस्ट से 3 किलोमीटर अंदर घुस गया, मतलब जैसे कोस्ट तक पानी रहता है, कोस्ट से 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर के बीच में जिसका भी घर होगा, जो भी लोग होंगे, सब उसकी चपेट में आए होंगे। फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल, 10,000 से ज्यादा पीपल मारे गए इंडिया में, और लाखों लोग वहां पे अफेक्ट हुए। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अंडमान निकोबार का तो मर्जी हो गया ना, सब मर्ज हो गया। While the earthquake cannot be predicted in advance, अर्थक्वेक को हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो सुनामी है, सुनामी पहले से ही प्रेडिक्टेड होती है, कब वो कोस्ट को हिट करने वाली, सारा का सारा आइडिया हमारे पास पहले से ही होता है। वही लिखा है कि 3 आवर नोटिस टू पोटेंशियल सुनामी, 3 घंटे पहले उसकी चेतावनी जारी कर दी जाती है कि आप लोग यहाँ से एरिया खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे सुनामी आने वाला है, ये पहले से ही पता चल जाता है। सुनामी आर रेयर इन द इंडियन ओशियन एज द सीस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू पैसिफिक। पैसिफिक में ज्यादा सुनामी आते हैं, तो आपने सुना भी होगा जापान में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जापान पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, तो वहां पे बहुत सुनामी आती है, और जापान के आसपास की कंट्रीज जो है उनमें बहुत ज्यादा सुनामी आती है बेटा। द सुनामी दैट ravaged the south and southeast Asian coast in the December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years। ये तो 2004 का जो सुनामी था ना, ये बहुत भयंकर सुनामी था। ऐसा सुनामी रिसेंट टाइम में देखने को ही नहीं मिला, बहुत भयानक सुनामी था बेटा ये।
द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सुनामी इज अप्रोचिंग। देखो सुनामी आने वाला है कैसे पता चलता है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विथड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्ट। पानी पीछे जाता है, पहले क्या होता है पानी पीछे खिसकता है, फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स, और वेव्स बन रही होती है। व्हेन दिस हैपन ऑन द कोस्ट, अगर मान लो कि आप कोस्ट पर चल रहे हो और पानी अचानक से पीछे खींच रही है, तो आप अलर्ट हो जाओ कि भाई गड़बड़ है मामला। इंस्टेड ऑफ पीपल, लोग क्या करते हैं भाई इस चीज को और भी एंजॉय करने लग जाते हैं, हाई ग्राउंड पर जाने की वजह फोटो वोटो लेने लगते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। वही है कि देखो स्टार्टिंग असेंबल हो रहे हैं है ना व्यू देखने के लिए। एज अ consequence देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस onlookers when the gigantic wave tsunami struck। तो बेटा ये था सुनामी के बारे में। अब हमें दो टॉपिक और पढ़ने हैं, दैट इज टाइड्स और ओशियन करंट। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, तब तक अपना धैर्य बनाए रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बड़ों का आदर सम्मान करिए। थैंक यू सो मच बेटा।